हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ ही रही होगी। ठीक है, अब पहली बात तो ये, तुम काम की बात सुन लो फटाफट। ठीक है, पहली बात तो ये, अब काम की बात सुन लो फटाफट। आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी थी। क्या करानी थी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बेसिकली बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की मेन रिएक्शन होती है। ठीक है, कमेंट मैंने बंद करे थोड़ी देर के लिए ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं और आपको ढेर सारे क्वेश्चन सिखा सकूं, ढेर सारे रिएक्शन को। मतलब रटवाने वाला काम तो अपन का होता ही नहीं है, लेकिन पहले 15 मिनट आपको पता है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं पहले 15 मिनट। और जब वो कॉन्सेप्ट हमारी आत्मा में घुस जाता है, खून में भस जाता है, उसके बाद तो हमें लगता है सर अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो हम एकदम से करेक्ट अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो भाई क्या है, यहां पर देखो भाई, देखो मैं आपको कुछ विशेषताएं बताऊंगा। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ, ठीक है भाई, रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स, देखो भाई, वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा भाई, जो मेन रीजन है, जो मेन चीजें हैं, जैसे कोई भी हैलोजन हो, ठीक है, कोई भी हैलोजन लगा हो, आपके पास फ्लोरीन हो, ठीक है, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन है, अगर वो बेंजीन पर लगा हुआ है तो वो दो इफेक्ट शो करता है। ठीक है, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं भाई, एक्स। और एक्स में भी क्या हो सकता है भाई, एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। अब भाई जो हेलोजन है ना, वो दो तरह के इफेक्ट लगाते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये अपना प्लस एम भी शो करेंगे, ठीक है, और एक अपना माइनस आई भी शो करते हैं। क्या करते हैं बेटा? माइनस आई भी शो करते हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली जो इनका प्लस एम होता है ना, प्लस एम, ठीक है, ये बहुत वीक होता है। क्या होता है? वेरी वीक, वेरी वीक। इसीलिए इनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग होता है। वो क्या होता है? डोमिनेटिंग होता है। तो कोई आप लोगों से ये कहे कि जो हेलोजन है अगर बेंजीन रिंग पर लगे होंगे तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जो है एक्टिवेट करेंगे या डीएक्टिवेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करना चाहेगा, ये बात आप जानते हो। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि हमें एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है, एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है, वो क्या है जरा देखो। ठीक है, हेलोजन्स, हेलोजन्स आर, ठीक है भाई, आर डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, टूवर्ड इलेक्ट्रो, टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, but due to their lone pair, due to their lone pair of electron, lone pair of electron, they are ortho and para directing group, they are para, ortho and para directing group।
अब भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात बताओ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, यस और नो, फिर इसके बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, पहले आपको नोट करना है, फिर धीरे धीरे मैं आगे की कहानी पर बढ़ूंगा भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, यस और नो? हेलो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, राइट? ठीक है, ये आपको नोट करना है भाई, नोट करना है और कुछ नहीं करना अभी। ठीक है, ओके डन। अब जरा देखो, आप लोगों को बात करनी है, ठीक है भाई। आपके पास ये बेंजीन है भाई, बेंजीन रिंग पर फ्लोरीन लगा हुआ है, पहला चीज। बेंजीन रिंग पर क्लोरीन लगा हुआ है, दूसरी बात। और बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन लगा होगा बेटा, इस तरीके से, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और यदि मैं आइडोबेंजीन की बात करूं तो बेंजीन रिंग पर आइडोबेंजीन बना होगा। अब मैंने आपको बोला है कि भाई हर एक के पास क्या है, हर एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, बैक कर दिया, जल्दी से नोट करो फटाफट। बैक कर दिया मैंने, फटाफट नोट करिए। बैक कर दिया, फटाफट नोट करिए बेटा। ठीक है, कर दिया बेटा, बैक स्लाइड कर दिया। अब आप नोट करो फटाफट। अब देखो भाई आगे, अब देखो बेटा आगे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, हम यहां पर बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल के प्रति, ठीक है भाई, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ए कहता हूं बेटा, इसको मैं बी कहता हूं, इसको सी कहता हूं, इसको डी कहता हूं, तो भाई किसकी ज्यादा होगी? आप लोगों को देखना है कि सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा। आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यही खींचेगा। ठीक है, आपको पता है कि आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है, तो इसका माइनस आई भी क्या होगा, कम होगा। अब जितना ज्यादा माइनस आई कम होगा, उतना बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, और जितने ज्यादा बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल बना रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल ही। तो चाहे तो आप इसको कह दो रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, या कह दो बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एराइल हैलाइड, कि भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो हम कहेंगे बेटा ARD कह लो, ठीक है, या फिर इसको कह लो D, C, B और A, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, यह आपका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा नोटेड, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक होती है बेटा दिव्यांग, कोई बात नहीं, लेकिन आप पेपर में सिली मिस्टेक मत करना, बस DCBA। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो। ठीक है, अब बात हम करेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एरोइल हैलाइड ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये जो भी ग्रुप जोड़ेंगे वो ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर कुछ रिएक्शन लिखूं, मैं आप लोगों से मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने मैकेनिज्म पता है क्या होता है, ठीक है, यह सब समझाया हुआ है। आप जरा देखो बेटा ध्यान से, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। जो नए बच्चे हैं उनको भी मैंने एक बात सिखाई थी, अगर आपको याद होगा तो वापस से मैं सिखा देता हूं बेटा। आपको पता होगा अगर कोई ग्रुप, अगर यहां पर लगाने वाला कोई भी ग्रुप हो और वो प्लस एम इफेक्ट शो करता हो, पहले मेरी बात सुन लो, जितने भी नए बच्चे हैं, पुराने वाले बच्चों को आइडिया होगा, नई वाले बच्चों को भी मैंने एक बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज मैं दोबारा फिर से कोशिश कर रहा हूं वो बात दिलाने की, वो फील दिलाने की, ताकि आप लोग भूले ना। आपको पता है अगर कोई ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेगा तो वो रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्योंकि फ्लोरीन कह लो, ब्रोमीन कह लो, आयोडीन कह लो, क्लोरीन कह लो, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
थोड़े बहुत तो इलेक्ट्रॉन वो रिंग को दे ही सकते हैं प्लस एम के थ्रू। वो अलग बात है कि वो प्लस एम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर प्लस एम तो होता है। अब जब प्लस एम आएगा तो बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, पर कहां पर, आपको पता था अगर इस पर प्लस एम है तो रिंग पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज या तो बेटा जी ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, ठीक है, मेटा पे नहीं होगा। इतना बात दिमाग में सेट कर लेना। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएंगे या पैरा पे जाएंगे, ये बात भी आइडिया लग जाएगा आपको कि भाई मैं मैकेनिज्म के बिना ही बता रहा हूं कि टाइम भी बचेगा आपका। इलेक्ट्रोफाइल आने वाला कहां पर जाएगा कि भाई जो भी ग्रुप लगा हुआ है, जो भी ग्रुप लगा हुआ है, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेगा बेटा, आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे, और या फिर वो आने वाला ग्रुप जो है आपके पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। अब आप मुझे थोड़ी सी बात बताएं, जो भी नए बच्चे हैं बेटा, पुराने वाले बच्चे मत करना अभी कमेंट, थोड़ा नए वाले बच्चों का पूछने दो। जो भी नए बच्चे हैं आप बस मुझे इतना बताओ, ये घटना मैंने पहले भी बताई थी, ये घटना मैं अब दोबारा फिर बता रहा हूं, क्या आपको याद आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो? क्या आपको याद आया कि नहीं आया बेटा, यस और नो? क्लियर है ये बात कि भाई जब कोई प्लस एम इफेक्ट लगाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज रिंग को देगा, और वो नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं ऑर्थो और पैरा पे आएगा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे आएगा। बिल्कुल क्लियर बात है। अब मुझे आपको क्या करना है, बहुत सारी रिएक्शन करवानी है। जैसे सबसे पहले मैंने करवाना है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है भाई। और आपको पता होगा ये रिएक्शन कैसे दिखेगी, मैं आपको बता दूं। मान लीजिएगा ये आपके पास बेंजीन रिंग है, यहां पर आपके पास क्लोरीन है, और आपने यहां पर रिएक्शन करवाई है किसके साथ, Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आपको याद आ गया हो, या तो आयरन होगा या FeCl3 होगा, ठीक है, और अंधेरे में डार्क में कुछ याद आ गया होगा। एक तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और दूसरा आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरा आपको बताना है बेटा क्या, प्रोडक्ट क्या होगा। क्लियर है? जल्दी से बताइए भाई, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होंगे। यस बिल्कुल सही, FeCl3 डार्क, अंधेरे में होता है सब कुछ यहां पर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यस आपको याद आ गया कि सर इलेक्ट्रोफाइल तो यहां पर क्लोरीन पॉजिटिव बनेगा, आपने रिएक्शन पहले भी करवाई है, और सर आपने हमें यह भी बोला था कि हर रिएक्शन पेपर से पहले कम से कम 10 बार तो मैं पढ़ाई दूंगा, 5 बार तो मैं पढ़ाई दूंगा, ठीक है, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो भाई ये क्या बना मेरे पास, या तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा भाई, या तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर ये जुड़ेगा मेरे पास पैरा पोजीशन पे, यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन, ठीक है भाई, यस और नो? बहुत बढ़िया भाई। अब मुझे बताइए ये वाली रिएक्शन जो आपने पहले वाली रिएक्शन करी, किस किस की ये बिल्कुल करेक्ट है, पहले वाली रिएक्शन किस किस की बिल्कुल करेक्ट है बेटा, यस और नो? पहले वाली रिएक्शन किस किस की करेक्ट है, एकदम डन, एकदम डन भाई, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आगे, आगे की रिएक्शन देखो, सेकंड वाली रिएक्शन, सेकंड वाली रिएक्शन है, यहां पर क्लोरोबेंजीन है, यहां पर आपने ब्रोमीन लिया है Br2, आप यहां पर मान लीजिएगा कि आपने FeBr3 लिया है, और आपको प्रोडक्ट बनाना है। तीसरी रिएक्शन देखो भाई डायरेक्ट, ठीक है, तीसरी रिएक्शन में डायरेक्ट दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है क्या है क्या है क्या करना है, ठीक है। मान लीजिएगा यहां पर बेंजीन रिंग है, यहां पर बेंजीन रिंग है, यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, और यहां पर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ बेटा, कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4। याद आ रहा होगा आपको कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, और यहां पर भी भाई इलेक्ट्रोफाइल आपको बता के चलना है क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखिए भाई, आपके पास यहां पर हमारे पास Br होगा, और यहां पर लगा होगा हमारे पास कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4। अगर बेटा किसी को भी डाउट है ना कि सर
हमें यह बात तो पता लग गई कि इसका इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव होगा। बस सर ये बता दो कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। तो कहीं पर भी डाउट आएगा पूछ लेना। अरे बेटा हर्षा मैडम भी आएगी, पहले पढ़ तो लो। इधर देखो, तो भाई यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, या मान लो जो प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर की बात नहीं है, जो बनेंगे पॉसिबल, क्लोरीन या तो ब्रोमीन लगेगा ऑर्थो पे, या ब्रोमीन जो है लगेगा पैरा पे, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा Br पॉजिटिव। और बाय प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो जो Br नेगेटिव है वो H प्लस को रिप्लेस करते हैं, ये तो HBr बन जाएगा यहां पर, बाय प्रोडक्ट HBr। NO3 माइनस नहीं होगा बेटा, NO3 माइनस नहीं बेटा, NO2 प्लस होगा, NO2 प्लस। आधे बच्चे सोच रहे होंगे NO2 प्लस कैसे बना होगा। आप लोगों को मैं थोड़ा आइडिया देना चाहता हूं कि भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, कि HNO3 और H2SO4 में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है जो आपको फील हो रहा है। HNO3 और H2SO4 में अगर आप देखोगे तो H2SO4 इज मोर एसिडिक या मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू H2SO4। वैसे तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बट होता क्या है कि आपको पता होगा HNO3 का स्ट्रक्चर होता है क्या भाई, N डबल बॉन्ड O OH, और भाई एक और भी था क्या, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ऐसे होगा। और H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, HOS डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो तो देता है अपना H प्लस, और जो थोड़ा सा वीक होता है वो देता है OH माइनस। तो पहले ये दोनों रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, H2O, और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं NO2 प्लस, ठीक है, बस हो गया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। बेटा मैंने ऑर्थो पैरा और मेटा सब कुछ समझाया था, ऐसा मत करो। ऑर्थो पर कब होता है, मेटा कब होता है, पैरा कब होता है, क्लोरीन के केस में, ब्रोमीन के केस में, या हेलो एल्केन के केस में आप यह समझ आइएगा। अमोनिया तो मैंने कहीं बनाया ही नहीं, अमोनिया बनेगा कैसे, बैल कहीं के गधे नालायक। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये, NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है इसकी जगह पर। इसकी जगह पर आपके पास फ्यूमिंग HNO3 होता है ना, फ्यूमिंग HNO3, तब भी हम यही मानते, फ्यूमिंग HNO3 भी हो सकता था कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, क्लोरीन लगी रहेगी ऐसे, NO2 ग्रुप या तो ऑर्थो पे लगेगा, या फिर NO2 ग्रुप जो है बेटा वो पैरा पे लगेगा, Cl और NO2 सेम टू सेम नीचे करोगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, नाइट्रेटिक मिक्सचर का NO2 प्लस, ठीक है। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा, भाई ब्रोमीन लगा रहेगा सेम, या तो NO2 लगेगा पैरा पोजीशन पे, या फिर भाई ब्रोमीन लगे NO2 लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो, ये क्वेश्चन आएगा भाई, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस को ये समझ में आ गया। मेजर माइनर की बात नहीं करते बेटा यहां पे, वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, मेजर माइनर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको आपको ये बताना है कि कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, किस किस के सारे करेक्ट है, मुझे ये बताना है बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। अच्छा यहां पर तीन तीन बार मैंने 2 बार लिख दिया क्या, 3 3 2 बार लिख दिया, तो 4 बार कर लो भाई इसको, 4 बार। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन का तो मैं आप डायरेक्ट ही बता देता हूं, इसके नाम से बताना पड़ेगा मुझे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। और साइंटिस्ट के नाम पे है तो भाई नेम तो बताना पड़ेगा। देखो ये बात तो क्लियर है कि आने हेलोबेंजीन अगर आप लेते हो ना, हेलोबेंजीन, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां पर आपने क्लोरीन लिया, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए,
जब आप यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे, तो भाई आपके पास सीधी बात है, जो भी ग्रुप लगेगा वो मुझे नहीं पता, वो लगेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे ही या फिर पैरा पोजीशन पे ही, मेटा पे तो नहीं लगेगा। ठीक है, मेटा पे तो नहीं लगेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि रिएक्शन में होता क्या है। भाई यहां पर जो रिएजेंट होता है ना, वो होता है आर एक्स। आर एक्स क्या होगा हमारे पास? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। दूसरी बात, यहां पर जो हमारे पास कैटलिस्ट होगा वो एनहाइड्रस AlCl3 होगा, या भाई एक तरीके से लुईस एसिड है। क्या करेगा ये? लुईस एसिड। और भाई जो इसका इंटरमीडिएट होता है या जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो हमारे पास कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकटायन। आधे बच्चे सोचेंगे सर कैसे बना होगा ये बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, बता देता हूं। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बता देता हूं कि भाई जो RX होगा, RX के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही ऐसे, और AlCl3 की अगर बात करोगे तो एल्यूमिनियम जो है 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है। और आपको यह भी पता होगा एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 3। और 3 के 3 ने क्या बना रखा होगा? बॉन्ड बना रखा होगा। प्लीज शांत रहिए बिल्कुल। ठीक है, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तीनों बॉन्ड बना रखे हैं। यानी एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, और दुनिया का हर एटम यह चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल में किसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब भाई एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है? एक्सेप्ट। और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इस पर क्या आएगा भाई? इस पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? लुईस एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर जाएंगे, ठीक है, तो क्लोरीन पर या जो भी हेलोजन होगा यहां पर, इसको फील होगा कि यार मुझे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यदि मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए। और हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे राइट साइड में होते हैं वो हेलोजन ही होते हैं, और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो भी हेलोजन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, इसी वजह से ये पूरा का पूरा लोन पेयर लेकर इसके साथ चला जाएगा, और यहां पर बन जाएगा क्या बेटा? AlCl4 नेगेटिव प्लस के कार्बोकटायन। अब यहां पर क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकटायन है, यहां पर हेलोबेंजीन लिखने को मिलेगी। ठीक है, और यहां पर जो कार्बोकटायन बनेगा या तो वो ऑर्थो पे बनेगा और या फिर वो पैरा पे लगेगा, तो ये हमारे पास जो है बेटा प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में फटाफट, कमेंट बॉक्स में फटाफट मेरे को ये बताओ कि आप लोगों ने नोट कर लिया या नहीं कर लिया? यस और नो? क्या आप लोगों को ये बात याद आ गई? यस और नो? यस और नो? अब देखो, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आगे के जो 3 रिएक्शन में करवाने वाला हूं ना, अगली जो 3 रिएक्शन करवाने वाला हूं, उनमें से 2 रिएक्शन हमारे पास एनसीईआरटी की है या जो स्कूल में भी पूछा जाता है, और भाई कुछ रिएक्शन ऐसी है जो, एक रिएक्शन ऐसी है जो नीट के पेपर में पहले आ चुकी है, नीट के पेपर में पहले आ चुकी है, ध्यान रखना है। आपने हेलोजन को आपने एज इट इज लिखना है, हेलो एल्केन्स को, बस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यह देखना है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर लगेगा। हेलो हेलो, माइक टेस्टेड। ठीक है बेटा, नींद आ रही है तो मैं क्या करूं बता? तेरे को डॉक्टर नहीं बनना क्या? तुम लोग भी वो फर्जी इंसान हो जो कहते हो कि सर हम अपने सपने की तरफ दौड़ रहे हैं। जो सपना पाना चाहते हैं ना बेटा, वो जाग के ही सपने देखते हैं, वो जागते ही रहते हैं, मेहनत करते ही रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है पिक्चर चल रही है कोई? नहीं, हर टाइम तुम्हें कोई एंटरटेन करता रहे, हर टाइम तुम्हें जो है बकवास कॉमेडी करता रहे, हर टाइम तुम्हें पूरा गूस बम दिलवा दे, मोटिवेशन देता रहे। अबे पढ़ाई हो रही है, कोई वो थोड़ा ये हलवाई की दुकान है कि कभी मटर तल रहे हैं, कभी रसगुल्ले तल रहे हैं, कभी नमकीन बना रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाया करो, पेशेंस रखा करो। अब देखो भाई, आगे की 3 रिएक्शन है, कुछ चीज समझने के लिए आप बढ़ रहे हो। आगे देखो, ये तीनों रिएक्शन आपको करनी है भाई। पहली रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन आप लोगों को एनसीईआरटी में दिख जाएगी कि भाई यहां पर क्लोरीन दे रखा होगा, ठीक है, तो यहां पर लिखा होगा CH3Cl और यहां पर लिखा होगा एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हें ही बनाना है। तो भाई ये मैंने आपको आज की कौन सी रिएक्शन थी भाई? ये 1 मिनट दो, 4th, ये तो चलो समझाने के लिए किया।
ये मेरे पास आज की 5th रिएक्शन है। फिर 6th रिएक्शन देखो बेटा, यहां पर मैंने ब्रोमीन ले लिया, चलो मान लेते हैं, और यहां पर मैंने CH3 CH2 Cl ले लिया, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 ये ले लिया बेटा। और 7वीं रिएक्शन देखो भाई, बेंजीन रिंग क्लोरीन प्लस CH3 CH2 CH2 Cl, और यहां पर आपने क्या लिखा बेटा, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। और आपको पूरा टाइम है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तीनों रिएक्शन सॉल्व करो। और ये बहुत बड़ा टास्क है, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, ये हवा में मत देखना, ठीक है। मैं यहां पर अभी कमेंट बंद कर रहा हूं, आराम से दिमाग लगा के पेन और नोटबुक चलाओ, ठीक है। और आपको इनके प्रोडक्ट बनाने हैं, क्या बनेंगे। इससे पहले वाली रिएक्शन बेटा नाइट्रेशन थी, नाइट्रेशन ऑफ हेलोबेंजीन या हेलो एल्केन, सॉरी एराइल हैलाइड कह लो आप, नाइट्रेशन थी वो, नाइट्रेशन। कमेंट में अब जो है भाई ओपन कर देता, तो कमेंट तो ओपन ही थे। खैर अब बताइए मुझे कमेंट मतलब बॉक्स में, क्या आप लोगों ने तीनों रिएक्शन कर ली। देखो सबसे पहले बात है इलेक्ट्रोफाइल के पहचानने की, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा बता देना एक बार। आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल यहां पर होगा हमारे पास, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 पॉजिटिव चार्ज। तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया होगा उसमें क्या किया होगा, बेंजीन रिंग ली, यहां पर क्लोरीन लगा रहा, एक बार CH3 को आपने ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, और दूसरी बार आपने क्या किया भाई, एक बार आपने यहां पर इसी CH3 को पैरा पोजीशन पे लगा दिया, इसी पर आपने क्या कर दिया बेटा, पैरा पोजीशन पे लगा दिया। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे देखो भाई नेक्स्ट, आपको पता है यहां पर जो इंटरमीडिएट होगा या जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये भी कार्बोकटायन है, और कार्बोकटायन है वो बराबर क्या हो जाएगा, CH3 और CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही है। अब भाई एक बार आप क्या कर दोगे, ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा दोगे, और एक बार आप Br था ना, एक बार ऑर्थो पे लगा दोगे तो ये भी प्रोडक्ट बन गया, सही बेटा, और प्लस Br और यहां पर लग गया CH2 और CH3, ठीक है। नहीं सॉरी, दो बार ऑर्थो पे लग गया ना, पैरा पे लगेगा इस बार पैरा पे लग गया, CH2 और CH3 ऐसे पैरा पे लग गया। बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बड़े कमाल के बच्चे हो गए। अभी पूरे हुए कहां हैं, अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर जो इंटरमीडिएट आया होगा वो इंटरमीडिएट आया होगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 और पॉजिटिव, ठीक है। और फिर आप लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया होगा यहां पर लिखा होगा Cl, और यहां पर लिखा होगा CH2 CH2 और CH3, ऐसे एक बार ऑर्थो पे लगा दिया बेटा, और एक बार आपने यहां पर लिया बेंजीन रिंग, यहां पर Cl और यहां पर CH2 CH2 और CH3 आपने पैरा पे लगा दिया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस के सारे करेक्ट हैं बेटा, किस किस के सारे करेक्ट हैं, बिल्कुल A to Z करेक्ट हैं, किस किस के सारे करेक्ट हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया, तुमने क्या जबरदस्त पढ़ा भाई साहब, क्या जबरदस्त पढ़ा, वाह वाह। अबे
यस, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो पुराने जमाने वाले हैं। बहुत बढ़िया लगा मुझे कि तुम्हें वो चीज याद है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये वाली रिएक्शन आपने गलत करी, ये वाली रिएक्शन आपकी गलत है बेटा। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपकी गलत है। अब कैसे गलत है जरा समझिएगा। भाई ऐसा थोड़ा ही है कि कोई रूल किसी एक रिएक्शन के लिए बना होगा। मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जिस रिएक्शन में आपका कार्बोकटायन बन जाए, क्या बोला मैंने, जिस रिएक्शन में आपका कार्बोकटायन बन जाए, यह भी चेक करना होता है कि वो रीअरेंजमेंट करेगा कि नहीं करेगा। मुझे पता है कि ये रीअरेंजमेंट कर नहीं सकता, ये रीअरेंजमेंट कर नहीं सकता, बट दिस इज 1 डिग्री कार्बोकटायन, और हो सकता है कि ये 1 डिग्री कार्बोकटायन रीअरेंज होकर आपके पास 2 डिग्री कार्बोकटायन बना ले। और आपको पता भी हाइड्रोजन इधर से इधर दे दो तो आपके पास जो बेसिकली इंटरमीडिएट होगा या जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसका 2 डिग्री कार्बोकटायन होगा। आधे बच्चों को लग रहा होगा 1 डिग्री है, पर बेटा गलत है। 1 डिग्री स्टार्टिंग में बनेगा, बट रीअरेंजमेंट होने के बाद 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे बेटा, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपको, इसीलिए थोड़ा ही मैंने बोला था कि भाई 2 क्वेश्चन तो ये तो दोनों आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे लिखे हुए। ठीक है, ये दोनों तो एनसीईआरटी में लिखे मिल जाएंगे, आप खुश भी हो जाओगे, अरे अरे स्कूल वाली सुमन मैडम ने मेरे को 10 में से 10 नंबर दिए, देखो मेरे तो बोर्ड में नंबर आए 97%। बट मेरे ना नीट में मैं बस थोड़े से नंबर से रह गया, मैं अगली बार प्रैक्टिस करूंगा ना या करूंगी तो अच्छा हो ही जाएगा। और फिर तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे, अरे हमारी बेटी ने तो बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, बस मैं आपको कैसे बताऊं वो थोड़ा सा रह गई, अगली बार वो ट्राई करेगी। देखो इधर, तो भाई बेंजीन रिंग, यहां पर क्लोरीन, यहां पर CH ऐसे बीच में से लगेगा तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगेगा, आइसोप्रोपाइल। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं बेटा, मैं सीरियसली बता रहा हूं, जिन जिन बच्चों ने पहली बार में ये करेक्ट किया होगा ना, वो बच्चों को दिल में इतनी तकड़ी खुशी मिली होगी ना, इतनी तकड़ी खुशी मिली होगी भाई साहब कि सर ये तो हम, अगर देखो, अगर आप अपने डेटा देखोगे, आपको जनता के कमेंट देखोगे, अपने कमेंट देखोगे, तो तुम्हें खुद फील हो जाएगा कि सर हमें ये बात याद थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि 100 में से कितने लोग गलती करते हैं। आप बार बार बोलते रहते हो कि यहां पर गलती होगी, यहां पर गलती होगी, याद रखना है, याद रखना है। लास्ट ईयर वाले बच्चों को मैक्सिमम को याद आ गया होगा कि क्या करना था। और इस साल भी मैंने आपको एक बात बोली थी, पता है क्या, कि जिस जिस रिएक्शन में कार्बोकटायन बनेगा कोशिश करनी है कि वो रीअरेंजमेंट करे तो पहले रीअरेंजमेंट करना है। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। बहुत बढ़िया, अब सारे करेक्ट है बेटा, अब सारे करेक्ट हैं। तो 2 तरह की रिएक्शन होती है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अभी हमने क्या करा है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो मैं ये नोट कर लिया हो, जल्दी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, फटाफट नोट करिए। आधे बच्चे तो ऐसे भी है ना, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, सस्ता डॉन, टिंग 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 टिंग। आप कर लो फटाफट। ओके डन। अब देखो बेटा आगे देखो, अब देखो आगे देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मैंने करवा दी, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में कुछ नोट पॉइंट लिखना चाहता हूं, मैं ब्रीफ में लिखना चाहता हूं, क्योंकि स्कूल वाली मैडम अगर ब्रीफ में पूछ लिया तो आपके 4-5 नंबर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे, हम कहेंगे भाई बेंजीन एंड बेंजीन और its derivatives on reaction with alkyl halide or
और एसाइल हैलाइड। ठीक है भाई, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 gives या कह लो आप इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 द एल्काइल ग्रुप, द एल्काइल और एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस इन बेंजीन रिंग। ठीक है भाई, बेंजीन रिंग, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 1 मिनट दे देना मुझे समझाने के लिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो मेरी एक बात समझ लेना, इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, प्लीज समझना मेरी बात को। दिस रिएक्शन इज नोन एज, हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, मुझे याद है, मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल याद है। और मैंने जब ये बात बोली थी कि एक रिएक्शन बार बार आएगी तो बार बार करनी पड़ेगी ना, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप की होती है बेटा। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 प्रकार की होंगी। एक को हम क्या बोलेंगे बेटा, इधर से, एक को हम क्या बोल देंगे भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, और दूसरी क्या होगी हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर होंगे हमारे पास, जैसे कोई भी बेंजीन है, हमारे पास यहां पर एल्काइल हैलाइड होंगे RX प्लस एनहाइड्रस AlCl3, और यहां पर जो इंटरमीडिएट होगा वो होगा कार्बोकटायन। और आपको पता है ऐसे कार्बोकटायन में अगर रीअरेंजमेंट होगी तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आपको मानना है भाई रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस। दूसरी तरफ यहां पर कोई एसाइल ग्रुप होगा, एसाइल ग्रुप का मतलब होता है RCO, ये ग्रुप होता है RCO। या तो बेटा यहां पर RCOX होगा, अब RCOX का मतलब क्या हुआ, या तो वो RCOCl हो, या फिर वो RCOBr हो, एटसेट्रा। या बेटा जी क्या होगा हमारे पास, एसिड एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान रखना है भाई, एसिड एनहाइड्राइड, और इसको बोलते हैं हम लोग एसिड हैलाइड। इनको क्या बोलेंगे भाई हम, इनको बोलेंगे हम एसिड हैलाइड। आपको बताना चाहूंगा इनमें जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसा कार्बोकटायन होता है जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो यहां पर आपको लिखना है बेटा नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। ध्यान रखना है इनमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, और इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, और दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर है? अब भाई फटाफट, आप लोगों को टाइम मिल रहा है, कमेंट फालतू के मत लिखो, आप लोगों को टाइम मिल रहा है, फटाफट मुझे बताइए कि भाई नोट कर लिया या नहीं कर लिया। हाँ, दिल से तो खुशी हो गई भाई, दिल से खुशी होगी, पक्की बात है।
हेलो हेलो हेलो, नोट करिए बेटा। तो ये जो मैंने पीछे 3-4 रिएक्शन करवाई थी ना, ये वाली तीनों रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी, इसीलिए इनमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगले वाली रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नाम की चीज ही नहीं होगी, मतलब जब मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराऊंगा बेसिकली। कमेंट ऑन कर दिया भाई मैंने। अब फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया भाइयों? क्या आप लोगों ने नोट कर लिया, यस और नो? हेलो बच्चों, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया भाई? डन, बहुत बढ़िया भाई, डन। ठीक है, ओके। अब आपको 3 रिएक्शन करनी है बेटा, ध्यान रखना, 3-4 रिएक्शन करनी है, ठीक है? 3-4 रिएक्शन करनी है। आपने 7वीं तक कर ली, 8वीं रिएक्शन देखिए। 8वीं रिएक्शन हमारे पास होगी, बेंजीन रिंग पर लगा होगा क्लोरीन ग्रुप, और आप रिएक्शन कर रहे हो CH3COCl के साथ। ध्यान रखना है, ये ऐसा भी लिखा हो सकता है और ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, CH3COCl। आपको समझना है कि Cl को हटाकर ये वाला कार्बोकेटायन होगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखोगे तो स्ट्रक्चर इसका बेटा ऐसे होगा, ठीक है? CH3C+OCl। ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, दिमाग आपको चलाना है। यहां पर होगा बेटा हमारे पास क्या, एनहाइड्रस AlCl3, और प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा? 9th में देखो भाई, 9th में हमारे पास क्या होगा, Br लगा हुआ है। यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, ध्यान रखना है, CH3CH2COCl, ठीक है? और यहां पर लिखा होगा भाई मैंने एनहाइड्रस AlCl3। तीसरी रिएक्शन होगी हमारे पास, सॉरी 10वीं रिएक्शन होगी हमारे पास, यहां पर बेंजीन रिंग। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही बने, एसिड हैलाइड ही हो सकता है कि आपके पास ऐसा दे रखा हो कि भाई CH3CO और भाई CH3, ये एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है? और भाई कब, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। नो रीअरेंजमेंट, जस्ट प्रोडक्ट बनाने हैं, और आपको यह बताना है कि भाई इंटरमीडिएट क्या क्या होंगे। इंटरमीडिएट की जान पहचान होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट कहां होंगे, और इस बात का लॉजिक होना चाहिए कि वो इंटरमीडिएट ऑर्थो पे और पैरा पे ही क्यों जा रहे हैं, ठीक है? ऑर्थो पे और पैरा पर ही क्यों जा रहे हैं। अब जरा देखिए भाई, कमेंट में थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं। अब देखो भाई, तीनों रिएक्शन आप लोगों ने आई होप कर ली होगी। अब मैच करने का समय आ गया, अब मैच करने का समय आ गया। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बेसिकली वो होगा CH3C+O पॉजिटिव, और जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो बेंजीन रिंग यहां पर, Cl यहां पर,
सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये बन जाएगा, प्लस सी एल सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ऐसे कर दोगे आप। बी आर आपके सामने लगा होगा, बी आर एज इट इज, और यहां पर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट होगा भाई वो हमारे पास हो जाएगा बी आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री। और तीसरी रिएक्शन में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये वाला हिस्सा होता है बेटा, ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, बस ऑक्सीजन से ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव। अब आप समझ जाना कि भाई कहां पर लगेंगे, तो एक तो लगेगा ऑर्थो पे और एक लगेगा बेटा पैरा पे। तो यहां पर हो गया सी एल, एक तो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और प्लस सी एल सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब फटाफट बताइए भाई किस किस का करेक्ट आंसर है। यस, यहां पर बाई प्रोडक्ट हमारे पास HCl होगा, यहां पर HBr होगा, और यहां से जो H रिप्लेस होगा मान लो यहां से, वो बचे हुए भाग पर लगेगा, तो यहां पर बाई प्रोडक्ट बेटा एसिटिक एसिड बनेगा। कोई बात नहीं, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या सारे करेक्ट हैं बेटा, यस और नो। क्या सारे करेक्ट हैं, यस और नो। आपने नाइट्रेशन पढ़ लिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ ली, हेलोजिनेशन पढ़ लिया। अब एक लास्ट बचा है सल्फोनेशन, एक लास्ट बचा है बेटा सल्फोनेशन। बिल्कुल करेक्ट है। ओके डन। अब देखो बेटा लास्ट में मतलब यही है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इधर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। बस इसको याद रख लेना कि जहां पर बीच में ऑक्सीजन है ना, देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। CH3 इसका रियल स्ट्रक्चर बेटा ये होता है OC डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इसलिए सर ने कार्बोकैटायन ये वाला बनाया, क्योंकि सर ने ये वाला हिस्सा लिया होगा, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन बन गया बेटा। हाँ हाँ, और एमीन्स तो चैप्टर बेटा जी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है ना एमीन्स। दोबारा क्या, अभी तो एमीन्स एक बार भी नहीं हुआ, अभी तो एमीन्स एक बार भी नहीं हुआ बेटा, वो तो बीच में रिएक्शन आती रहती है। जैसे वो हमने होपमान अमोनोलाइसिस किया था। हाँ, दिस इज नॉट क्लासिकल कार्बोकैटायन, दिस इज नॉट क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लासिकल कार्बोकैटायन हमारे पास वही होगा जो sp2 हाइब्रिड होगा और जो 3 सिग्मा बॉन्ड बना के रखेगा, ठीक है। 9th वाले में आप लोग वैसे ही करो, देखो इस COCl को ऐसे मान लो, COCl को ऐसे मान लो ना बेटा, ये तो थोड़ी समझ तुम्हें होनी चाहिए। मैंने तो पहले ही बोला है कि भाई जो पेपर है उसमें ऐसा भी लिखा सकता है, या मान लो ऐसा भी लिखा सकता है, ऐसा भी। थोड़ा दिमाग तुम्हें ही समझना है कि CO का मतलब C डबल बॉन्ड O ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। आगे लिखेंगे भाई हम लोग क्या, आगे हम एक बात लिखेंगे सल्फोनेशन, ठीक है। आगे हम किसकी बात करेंगे बेटा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ हेलोबेंजीन्स, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं भाई मैं, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि यहां पर क्लोरीन है, ठीक है, यहां पर क्लोरीन होगा और क्लोरीन के साथ बेंजीन होगी इस तरीके से, प्लस
इसका जो रिएजेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हो सकता है। या तो लिखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गरम, या लिखा होगा बेटा ओलियम। ओलियम का मतलब होता है H2S2O7, और इसका H2S2O7 का भी मतलब होता है H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर। और इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा भाई? अरे समोसा नहीं आया आज यार, मैं तो थोड़ा सा जूस पिया था, समोसा नहीं खाया मैंने। पर तुम्हें आज कैसे पता लगा समोसा आया था? समोसा थोड़ी देर पहले आया था। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्लस के इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा। इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा यह बताना है। पढ़ लो भाई पढ़ लो, नहीं मैं ब्लॉक करवा दूंगा, तुम्हें ध्यान रखना है फिर। यस, देखो भाई मैं आप लोगों को इसका मैकेनिज्म ही बता देता हूं, शायद एक रिएक्शन का तो मैकेनिज्म बता ही दूं। ठीक है, हुआ कुछ ऐसा होगा, मान लो कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है Cl, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल वो बेसिकली होता है SO3। SO3 की अगर मैं बात करूं तो S कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, आप ऐसे भी बना सकते हो। अब होता क्या है कि भाई ये सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये होता है पार्शियल नेगेटिव, ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। और भाई इस पाई बॉन्ड को हम ऐसे मान के चलते हैं, बेंजीन रिंग के इस पाई बॉन्ड को ऐसे मानते हैं जब ये रिएक्शन करता है कि भाई एक तरफ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएंगे, और हमारे पास क्या बनेगा बेटा? एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये Cl पॉजिटिव चार्ज SO माइनस, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और यहां पर होता है H। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा हमारे पास? दूसरे स्टेप में होता है हमारे पास डीप्रोटोनेशन, या कह लो आप, देखो -H+, मतलब यहां से H+ निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, रिंग वापस से एरोमेटिक बन जाएगी, और जो H+ निकलेगा वो यहां पर लग जाएगा, तो हम दूसरे स्टेप में H+ भी कर देंगे। यानी प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर ऐसा ऐसा, ये SO3H हो जाएगा और क्लोरीन ऐसा लगा रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसा करके हो जाएगा बेटा ये। हेलो हेलो, ठीक है बेटा, थोड़ा क्लियर लिख दूंगा मैं। रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। देखो 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 देखो, आप इसका मैकेनिज्म समझिए। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल। अब भाई स्टेप 1 में क्या होगा कि बेंजीन रिंग आएगी। ठीक है, बेंजीन रिंग के ये इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन और ये। अब बेंजीन रिंग में जो सल्फर, देखो अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपको पता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे लिख सकते हो। ठीक है, होगा क्या बेटा? पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, या कह सकते हो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अटैक करेगा, इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देने पड़ेंगे इस वाले कार्बन से, या तो ऑर्थो से या पैरा से। थोड़ा दिमाग लगा लेना बेटा, देखो कैसे। आपको पता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई यहां पर भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर इधर चले तो ये लोन पेयर कहीं ना कहीं यहां आ जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे। तो आप ये समझ के चलिए कि भाई ये जो है ना इस तरीके से रहेगा, Cl पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और लोन पे नेगेटिव चार्ज,
और यहां पर जब ये अटैक करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है? कार्बन, क्योंकि इसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन ऊपर उठ जाएंगे। अब भाई जैसे ही यहां पर ऊपर उठा, ध्यान रखना है भाई, सुन लो मेरी बात, क्लोरीन क्लोरीन डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आएगा सल्फर O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है बेटा? H प्लस। अब क्योंकि पहले ये रिंग एरोमेटिक थी स्टार्टिंग में, अब ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुकी है, तो होगा क्या कि यहां से एक H प्लस बाहर निकल जाएगा। कौन से वाला? ये वाला H प्लस। अरे क्या हो गया? अरे हाँ भाई, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जब निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर दोनों, और ये चले जाएगा वापस यहां पर। तो जो H प्लस निकला होगा वो जाकर इस O माइनस पर पहुंच जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा क्या भाई? Cl SO3H, ऐसे SO3H। ये बेटा ओलियम है, ओलियम, इसका कॉमन नाम है। H2S2O7 को ओलियम कहते हैं, OLEUM, ओलियम, ओलियम है ये, ओलियम। तक बेवकूफ कहीं के। हाँ, फ्यूमिंग H2SO4। अब मेरी एक बात सुन लो भाई, एक बात सुन लो, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट, मतलब मेजर माइनर की बात नहीं, जो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, Cl SO3H, या तो ये यहां पर लगेगा, और Cl SO3H लगेगा। देखो बेटा एक बात बताओ, क्या मैंने पहले भी, सुन तो लो यार, क्या मैंने कभी पहले भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ाया था आपको? ठीक है, ध्यान रखिए, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी, ठीक है? यस। अब जरा देखो बेटा, जो भी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी बेंजीन की, और मैंने बाकी प्रोडक्ट की भी, मैंने आपको यह बताया था कि दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। ठीक है भाई, पढ़ाया था आप लोगों को मैंने एक पहला पॉइंट, दिस रिएक्शन, या भाई दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। कुछ याद है? ये रिएक्शन हां 2 स्टेप में होती थी, और आपको याद होगा जो पहला स्टेप होता था ना, पहला स्टेप वो होता था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा स्टेप होता था रिमूवल ऑफ H प्लस, यानी डीप्रोटोनेशन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और डीप्रोटोनेशन। याद करिए, अटैक और रिमूव, है ना? अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, कल भी पढ़ाया होगा तो अच्छी बात है, आज फिर बताता हूं। हमारे पास ये वाला जो स्टेप होता है, ये स्टेप होता है स्लो, और ये स्टेप होता है फास्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो RDS होगा वो बेसिकली अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अबे ये E1 E2 नहीं है, चप्पल देख रहा पैर में मेरे, अभी सर बजा दूंगा। हाँ, फास्ट। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है ये कब कब होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा कि पहला स्टेप दूसरे स्टेप पर डिपेंड नहीं करेगा।
पहला स्टेप दूसरे स्टेप पर डिपेंड नहीं करेगा। कब कब? जब हम कभी भी या तो हेलोजिनेशन कर रहे हो, हेलोजिनेशन होता है जो, दूसरा हम नाइट्रेशन कर रहे हो, और तीसरा हम जो है बेटा जी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर रहे हो। फ्रीडल क्राफ्ट, ये तीनों की तीनों रिएक्शन इररिवर्सिबल होती हैं। क्या होती हैं? इररिवर्सिबल। यानी यहां पर जो आप सोचोगे वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो सल्फोनेशन होता है ना, सल्फोनेशन, बट इन केस ऑफ सल्फोनेशन, ध्यान रखना फिर बाद में रोना नहीं है। बट इन केस ऑफ सल्फोनेशन, इन केस ऑफ सल्फोनेशन, देख लो फटाफट, बट इन केस ऑफ सल्फोनेशन, ठीक है भाई, दोनों होंगे हमारे पास। पहला स्टेप होगा हमारे पास अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल सेम, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेम रहेगा। और भाई रिमूवल ऑफ H+, ये भी सेम रहेगा। बट दो स्टेप्स आर रिवर्सिबल, मतलब दोनों स्टेप एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। तो हम कहेंगे भाई ये रिएक्शन जो होती है ना, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। और हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों स्टेप पर, दोनों स्टेप पर, अरे दोनों स्टेप पर डिपेंड करेगा भाई, दोनों स्टेप पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ये लास्ट ईयर भी लिखवाया था और अभी भी लिखवा रहा हूं वापस से, ठीक है। और बार बार लिखवाता रहूंगा जब जब आप लोगों को क्वेश्चन को देखते ही ना आ जाए, ठीक है। रिवर्सिबल होता है सबको पता है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं सबको पता है। इनमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है बेटा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जैसा कुछ नहीं है, दोनों ही स्टेप एक दूसरे के रिवर्सिबल होगा। टॉपिक खत्म है, चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं बचा इसमें। बस वो बचे हुए हैं वो पॉली हैलोजन कंपाउंड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, AC में यूज होता है, वही बचा है, बाकी खत्म है, केमिस्ट्री खत्म है यहां पे। अब सुन लो मेरी बात, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। अरे पढ़ाऊंगा मैं, चप्पल ले रहा हूं अभी पैर में, पहले बन बदतमीज कहीं का। मैं केमिकल रिएक्शन बोला, रिएक्शन। ओ भाई मारो मुझे, मारो, जल्दी जल्दी हटो, सामने से हटो ये सब लोग। कबाड़ सारे के सारे सुनते भी नहीं है, कानों में मैल इतना भरा हुआ है। मैंने कहा केमिकल रिएक्शन, मैंने कब कहा ऑप्टिकल एक्टिविटी? खत्म हो गई। देखो पहले क्वेश्चन देखो यहां पर, यह रिएक्शन है, यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई ऐसे करके, कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4, इस रिएक्शन का रेट R1 है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी रिएक्शन है जहां पर हाइड्रोजन है, वहां पर मैंने इस बार ड्यूटीरियम ले लिया, ड्यूटीरियम। यहां पर हमने लिखा बेटा जी कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4, और ये हो गया हमारे पास R2। फिर हमारे पास
भाई Cl, यहां पर हमने ट्राइटियम ले लिया, ट्राइटियम ले लिया। हमने यहां पर क्या लिखा बेटा जी, कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4 और R3। अब देखो भाई ये पूछा है कि R1 R2 R3 में से किसका रेट क्या होगा भाई, कैसा होगा। भाई साहब सिस्टम तो एलवी यादव वाले आ गए यहां पे, सिस्टम है भाई, सिस्टम है। चलो यहां देखो, R1 आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल यहां पर भी NO2 है, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर भी NO2 है, और इलेक्ट्रोफाइल यहां पर भी NO2 है। और आपको पता है कि नाइट्रेशन कह लो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कह लो, या आप लोग भाई हेलोजिनेशन रिएक्शन कह लो, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। और अगर ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल है तो इसका मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल तो तीनों केस में सेम ही है ना भाई, सेम ही अटैक करेगा। यानी कार्बन हाइड्रोजन हो, कार्बन ड्यूटेरियम हो, कार्बन ट्राइटियम हो, इस बॉन्ड का टूटना रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज H प्लस का रिमूवल या D प्लस का रिमूवल या T प्लस का रिमूवल तो सेकंड स्टेप है, और उस स्टेप पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता ही नहीं है। आप समझिएगा, ये बॉन्ड अगर आप तोड़ के यहां पर जलाओगे, अटैक करना इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और अटैक करने के केस में तीनों क्या हो गए, सेम। तो भाई साहब हम कहेंगे R1 R2 और R3 ऑलमोस्ट इक्वली होंगे, ऑलमोस्ट इक्वली होंगे या बराबर ही होंगे। हाँ हाँ, वो फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट अभी आएगा, अभी नहीं आया बेटा। सारे रेट बराबर हैं क्योंकि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेम है, और रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ D प्लस या रिमूवल ऑफ T प्लस जो है वो डेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं। उस बॉन्ड का टूटना रेट पर डिपेंड करेगा ही नहीं, रेट डिपेंड करेगा सिर्फ अटैक पर, और अटैक क्या हो रहा है, बिल्कुल सही। हाँ, क्या बात ना समझ रहे तुम, समझ गए, अच्छा जी बहुत बढ़िया। फिर तो हाँ हमारे पास है तो सही बेटा, ये सब राजवन जी की वो है, क्या बोलते हैं, कृपा है। अब देखो भाई आगे, अब देखो भाई आगे 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 कहानी, अगला क्वेश्चन देखो। अगर मैंने क्वेश्चन ये लिखा, अगर मैंने क्वेश्चन ये लिखा यहां पर लिखा है क्लोरो, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया बेटा ऐसे करके कॉन्संट्रेटेड H2SO4 सिर्फ, या कह लो आप कॉन्संट्रेटेड H2SO4 इसके साथ गर्म कर दिया। फिर मैंने इसके रेट को मैंने कहा R1, फिर यहां पर मैंने क्या लिखा भाई, बेंजीन रिंग, क्लोरीन, लेकिन यहां पर ड्यूटेरियम जोड़ दिया। अब आप समझने की कोशिश करना बेटा, यहां पर लिखा कॉन्संट्रेटेड H2SO4, गर्म किया, इसके रेट को आपने R2 कह दिया। और भाई Cl यहां पर ट्राइटियम 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 ऐसे हो गया। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स ना आती हो। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 गर्म किया R3। अब आपको कसम दे रहा हूं मैं, कसम,
ये बताओ भाई किस किस को केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री कह रहा हूं, केमिस्ट्री तो आती है, फिजिक्स आती है, किस किस ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हुआ है, बताइए बताइए भाई, अब किस किस ने सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम पढ़ा हुआ है? हम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पहली बात तो यह है यहां पर H प्लस का हटना, D प्लस का हटना, T प्लस का हटना रेट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम सल्फोनेशन करवा रहे हैं और हमें आइडिया है कि भाई ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो हर चीज पर ही रिवर्सिबल, हाँ रिवर्सिबल, ठीक है। अब आपको पता है भाई, अगर किसी पॉइंट पर लटका हुआ कोई स्प्रिंग होगा और वो स्प्रिंग अप डाउन ऐसे होता रहेगा। मान लो भाई किसी ने यहां से फंदे में मेरे को पकड़ा और लटका दिया एक स्प्रिंग से, ठीक है नहीं छोड़ो, द बॉयज जल्दी से बताइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आपके दिमाग में घूम रही है? यस यस, कि अगर किसी स्प्रिंग से किसी मास को लटका दिया जाए तो भाई साहब उसको पकड़ कर छोड़ दिया जाए, क्लियर है? तो वो जो हमारे पास वो मोशन होती है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात क्लियर हो गई? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट फोर्स कांस्टेंट इनटू में मास, फोर्स कांस्टेंट इनटू में मास। अब देखो भाई, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। आपको पता होगा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी हम कहेंगे कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब समझो भाई, मास जिसका ज्यादा, यानी ट्राइटियम का मास ज्यादा होता है इन तीनों आइसोटोप में, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी? कम। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? कम। एनर्जी कम होगी तो बेटा बॉन्ड क्या होगा? उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो हम कहेंगे भाई यहां पर सीटी बॉन्ड थोड़ा सा स्टेबल है रिलेटिवली, अगर कंपेयर किया जाए सीडी, और ये क्या होगा बेटा जी? लेस स्टेबल। मान लो आप, अगर आप तीनों बॉन्ड में कंपेयर करना चाहो तो भाई ये ज्यादा स्टेबल होगा, वो लेस स्टेबल होगा, तो उसको टूटने में टाइम कम लगेगा, इसको टूटने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो यहां पर होगा R1, R2 और R3, R1, R2 और R3, ये हो गए हमारे पास R1, R2 और R3। अच्छा ओके 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 ओके, मैं बता देता हूं। देखो बेटा, आपको पता है कि 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। आपको पता होगा इसका एटॉमिक मास 1, 2 और 3 होता है। अब भाई देखो, यहां पर इस कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को, कार्बन ड्यूटीरियम वाले बॉन्ड को, कार्बन ट्राइटियम वाले बॉन्ड को एक स्प्रिंग की तरह सोचना, ठीक है? स्प्रिंग की तरह, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि जब कोई गैस हो या कोई भी स्पीसीज हो, उनके बीच में बॉन्ड बनता है तो उनमें एक वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल मोशन भी होता है।
वाइब्रेशनल मोशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिएगा यहां पर कुछ लटका हुआ है, मतलब स्प्रिंग के, और मैंने उस मास को पकड़कर छोड़ दिया, तो वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्या होता रहेगा, एक अपने पाथ को बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, अब मैं आपके कमेंट बंद कर रहा हूं, बस मेरी बात पे फोकस करना है। ठीक है, वो अपने पाथ को रिपीट करता रहता है। और आपको पता है कि ऐसी मोशन जो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने ही पाथ को बार बार रिपीट करता रहे उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और हम लोगों ने उस चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था, वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2 पाई अंडर रूट 4 कांस्टेंट बाय मास। देखो, मुझे 1/2 पाई से मतलब नहीं, मुझे के से मतलब नहीं, मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जितना ज्यादा मास होगा फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी कम होगी। मेरा दिमाग में, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं यूनिवर्सल लॉ पढ़ाता हूं, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो सब जगह होती होगी। मैं आपको वो वाली केमिस्ट्री नहीं सिखाना चाहता कि बस यहां भी याद कर लो और वहां भी याद कर लो और वैसा भी कर लो और ऐसा भी कर लो, नहीं। आप लोगों ने मेरा देखा होगा कि अगर कोई बहुत ही ऐसी चीज है जो अभी तक केमिस्ट्री के अंदर ही मतभेद है, मतलब उसको आपको याद ही करना है, तो एक अलग बात है। बट अगर जहां लॉजिक देना होता है वहां लॉजिक पूरा का पूरा वही होता है जो यूनिवर्स के लॉ बने हुए हैं। ठीक है, तो भाई हमें पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी, और हमें यह बात भी पता है, दिमाग से सोचना, क्योंकि यार एक दिन मैं चाहता हूं कि तुम भी इसी तरह से सोचो, चाहे वो फिजिक्स में इंटरेस्ट लाओ, चाहे बायो में इंटरेस्ट लाओ या केमिस्ट्री में लाओ, तुम खुद क्रिएट करो कॉन्सेप्ट को, कि आप सोचो यार कि यहां पर ये हो सकता है कि दोनों के तीनों बॉन्ड एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन शो कर रहे हो, और उस वाइब्रेशन की या उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। अब एम का मान अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एम का मान ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम हुई तो क्या होता है, अपने आसपास देखो, जब से कभी किसी ने पढ़ाया होगा आप लोगों को एनर्जी के बारे में, तो यही बात बोली होगी कि जब जब एनर्जी कम होती है तब तब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब यानी इस वाले बॉन्ड में ट्राइटियम का मास ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से एनर्जी भी कम है, एनर्जी भी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है। अर्थात इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा या भाई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि इस CH बॉन्ड की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का मास कम है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा होगी, और एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, यानी ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और रिएक्शन का जो रेट होगा वो थोड़ा ज्यादा तेज होगा। ठीक है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप लोगों को ये लॉजिक फील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस और नो, यस और नो। ये बात मैंने लास्ट ईयर भी बताई थी, ये बात मैं अभी भी बता रहा हूं, और मैं अगले चैप्टर में अगर आएगा तो फिर बताऊंगा। ठीक है, ओके डन। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, देखो भाई, जो पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड है या जो, ठीक है, गैमोक्सिन वगैरह हैं, इनका मैं आपको एनसीईआरटी से टेबल पढ़ना चाहते हो टेबल पढ़ लेना कि कौन सी गैस जो है वो रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, कौन सी गैस एसी में यूज होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण क्या, कौन सा मटेरियल है, आपको पता लग जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, या फिर मैं उसको एक काम करूंगा, एक दिन आऊंगा, उसको एक स्लाइड पे लिख के सबको याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब भाई बात यह है कि इस चैप्टर में एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक की प्रिपरेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक की रिएक्शन, ठीक है, और मैंने आपको भाई क्या बताया, एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन, एराइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन, सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई किसी भी तरह की रिएक्शन देता होगा मैंने सभी करा दिया। ठीक है, चाहे वो डाउस प्रोसेस हो, चाहे वो विलियमसन सिंथेसिस हो, चाहे वो वुड्स रिएक्शन हो, चाहे वो फिटिग रिएक्शन हो, चाहे वो वुड्स फिटिग रिएक्शन हो, ठीक है,
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से हो, पोटेशियम नाइट्राइड से हो, हर तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं, मतलब मैं हमेशा नहीं बोलता, आज के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से खत्म नहीं हुआ है। स्वार्ज रिएक्शन, बोरोडीन हुंस रिकर रिएक्शन, और भाई आपका ये फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये बहुत सारी रिएक्शन करवाई हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं खुद ऐसे पढ़ाई करता था। आज चैप्टर खत्म हुआ है, आपके पास एक नोटबुक होगी, आपके पास एक पेन भी है, प्लीज हर एक रिएक्शन को आज के लिए, मैं केमिस्ट्री को कभी नहीं कहता 4 घंटे दे दो, 5 घंटे दे दो, आज के लिए रात में जब आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, आपको इस चैप्टर का पहले टॉपिक से लेकर आखिरी टॉपिक तक जो आज तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, हाँ, गटरमान, सैंडमेयर सब याद आ गया मुझे, ठीक है, उलमान, बालसीमान सब याद आ गया। सुनो, वो सारी के सारे रिएक्शन बेटा एक बार नोट करके जरूर लिखना, और वो छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने कभी ये बताया था कि बताइए भाई, जितने भी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की प्रिपरेशन है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपको याद आएगा डार्जन रिएक्शन। क्यों डार्जन रिएक्शन है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस होती है, उड़ जाती है और भाग जाती है। आज के लिए रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूं तुम लोगों के लिए, मैं बहुत वैसी बात बोल रहा हूं आज, ठीक है। आप लोग अपना मॉड्यूल सॉल्व करना आज, मॉड्यूल में लेके आया था आज, आप लोगों को मैं बता रहा हूं क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में देख लेना भाई। पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 78 से लेकर 86 ये याद करने वाले हैं। मतलब याद क्या, मैं इनको करवाऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं करवा रहा, ये करवाऊंगा। ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, जैसे गैमेक्सीन का केमिकल नेम क्या है, फ्रेओन क्या है, ठीक है, ये, और द ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड विच इज यूज इन रेफ्रिजरेटर, ये अलग है, ठीक है, ये सारे मैं आपको करवाऊंगा। बट मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज नंबर 3, आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है, हर एक क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व होगा। अगर तुम 100 क्वेश्चन करते हो तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाए, ठीक है। मॉड्यूल बढ़िया है भाई, अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से करो, ठीक है। स्टार्टिंग मॉड्यूल से करी थी, एंड भी मॉड्यूल तक ही जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज होगी। अगर मॉड्यूल नहीं है तो आपके पास कोई भी किताब हो, अगर आपके पास कोई भी किताब हो उससे कर लो आप, ठीक है। वैसे तो मैं पहले सारे क्वेश्चन लेके आया था, अब मैं 2 चीजें रह रही है भाई इस चैप्टर के बारे में, आपको पहले ही बता रहा हूं। पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड और भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो भाई, पॉलीहेलोजन कंपाउंड और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मेरा जो मानना है, बल्कि इसको मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा। सुन लो मेरी बात, मैं इनको रिकॉर्डेड देना चाहता हूं। रिकॉर्डेड देने के पीछे एक लॉजिक है कि आप इसको, इसका जो ना जितना पार्ट एल्काइल हैलाइड में यूज होना था वो तो आप लोगों ने कर लिया, जैसे इन्वर्जन, ठीक है, रिटेंशन, वो सब समझ में आ गया आपको। बाकी ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये मैंने 11वीं में फुल डिटेल में पढ़ाया था, फुल डिटेल में, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी भी मैं इसको दोबारा से डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं, दोबारा से डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दोबारा से। बट मुझे पता है कि जो मेरा डिटेल है और जो तुम लोगों को सोचोगे कि ये डिटेल है, उसमें अंतर होता है, ठीक है। मैं नहीं कह सकता कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मैं एक दिन में खत्म कर दूंगा, अगर मैं लाइव लेने लगा तो फिर मैं बिल्कुल डिटेल में ही जाऊंगा इसके। तो ध्यान रखना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और पॉलीहेलोजन कंपाउंड, यानी जो नाम याद करने वाले हैं, इनको मैं रिकॉर्डेड दूंगा सैटरडे को। सैटरडे को आपकी कोई अन्य क्लास नहीं होगी, ठीक है, चाहे तो वही सैटरडे आए। इस सैटरडे तो चलो नहीं आएगा क्योंकि सैटरडे तुम्हारे भाई का बर्थडे है, ठीक है, तो इस सैटरडे तो शायद ना आ पाए, लेकिन अगले सैटरडे को ये आपके पास मिल जाएगा सारा टॉपिक। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे कल की क्लास है, कल हमारी एक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी और उस क्लास में हम
मतलब अपना जो सिलेबस है उसको हम खराब ना करें, ऐसा ना हो कि वो डिले हो जाए। आपको बोर्ड्स भी देने हैं, आपको नीट्स भी देना है, राइट और रॉन्ग। तो उससे पहले बेटर ये रहेगा हम लोगों का कि हम अल्कोहल फिनोल चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे कल से, अल्कोहल फिनोल चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग बताइए भाई कौन कौन जो है मेरे इस इरादे से सहमत है कि सर ये अगर आप रिकॉर्डेड भी दे दोगे तो चल जाएगा, बोलो भाई। धन्यवाद धन्यवाद। अब आप मुझे बताइए अगर ये मैं रिकॉर्डेड भी दे दूंगा तो चल जाएगा, यस और नो? अरे आज बर्थडे नहीं है भाई, आज नहीं है, मैं सैटरडे की बात कर रहा हूं, अगले सैटरडे, मतलब यही सैटरडे, ठीक है। बस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लास्ट ईयर जैसे कराया था ना फुल डिटेल में, इवन पुराने वाले बच्चों को जरूरत भी नहीं है, पर नए वाले बच्चों को भी मैं सिखाना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म करवा दूं इसको। तो भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मैं रिकॉर्डेड दूंगा आप लोगों को। और पॉली हैलोजन कंपाउंड तो बस आधे घंटे का या मतलब 15-20 मिनट का काम होगा ये तो, ठीक है, ये तो उसी में ऐड ऑन कर देंगे। बाकी रिएक्शन करके देखो आज पूरे दिन, आज आपको रात में 3-4 घंटे देने हैं अपने, ठीक है, 3-4 घंटे देने हैं। और कल हम जो है, कल भी हमारी क्लास होगी, वेडनेसडे में भी होती है, कल हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अल्कोहल फिनोल ईथर, ठीक है। क्योंकि पता लगे उधर से फोन आए कि सर जी सिलेबस पीछे रह रहा है, फिर आप ही कहोगी सर हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में ऑर्गेनिक खत्म हो गई, स्कूल वाली मैडम परेशान कर रही है, हीरो बन रही है। मतलब हीरो क्या हो, तो हीरोइन है, ठीक है, पर हीरो बनना ठीक नहीं रहता। तो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे आप लोगों के साथ अल्कोहल फिनोल ईथर के साथ, और बहुत मजा आएगा उस चैप्टर में। आपको फिर से ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया है, आप कहोगे सर एक ही बात को कितनी बार पढ़ाओगे, कब तक पढ़ाओगे, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो आई होप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, कि भाई 1-2 लेक्चर डिले हुआ, उसमें मैं सॉरी भी क्या बोलूं, आप लोगों की स्पीड जो थी स्लो थी स्टार्टिंग में 3-4 दिन, और जो नए बच्चे थे उनको थोड़ी दिक्कत थी, इसीलिए मुझे लगता है कि आज वो टाइम आ चुका है कि सब लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पर है, सबका जो माइंडसेट है वो इक्वल हो गया है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें, ऑल द वेरी बेस्ट। बार बार मैं बोलता ही रहूंगा क्योंकि दिल में और खून में भाई एक ही चीज है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। बाय बाय।